नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 जनवरी के दोनों शिफ्ट में NTPC एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। टोटल हमारे पास 42 से 43 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शिफ्ट के करेंगे, फिर दूसरे शिफ्ट के करेंगे। और कई क्वेश्चंस मिक्स हो गए हैं, जैसे मैंने जब नोट करा है क्वेश्चंस तो कई सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट में आ गए हैं। तो 2-4 क्वेश्चन इधर हो सकते हैं कि मतलब मैं आपको बोलूँ कि पहले शिफ्ट का, वो हो सकता है दूसरी शिफ्ट का हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और इस पर टारगेट करते हैं मिनिमम 1 घंटे के अंदर हमें 100 लाइक मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो। कहा गया कि किसी, क्वेश्चन नंबर 1 पहली शिफ्ट का है। कहा गया कि किसी बोट की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। किसी बोट की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, और कहा गया स्ट्रीम की स्पीड जो है वो कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब कहा गया कि वो एक डिस्टेंस जाती है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वापस आती है, यानी धारा की दिशा में जाती है मान लो, और धारा की विपरीत दिशा में वापस आती है। या अगर हम मानेंगे धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो धारा की दिशा में वापस आती है। तो टोटल 6 घंटे का समय लगता है। आपको बतानी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब देखो, अगर हम दूरी को a माने तो आपको पता है अगर धारा की दिशा में गई होगी तो a बटे धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाती है, 12 4 16 हो जाएगी। और a को अगर हम वापस आएंगे तो 12 - 4 यानी 8 से वापस आएंगे। तो ये इतना समय लग गया a को जाने में, a बटे 16 आने में, a बटे 8, दोनों समय जुड़ के 6 घंटे आ रहा है। यानी अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा a बटे 16 प्लस 2a बटे 16, यानी 3a बटे 16 बराबर 6, यानी a बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, 16 दूना 32, यानी 32 किलोमीटर दूरी है। समझ आ गया? तो आपको बस इतना याद रखना है, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, बोट प्लस स्ट्रीम। धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम क्या होती है, बोट की चाल माइनस स्ट्रीम की चाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहा गया एक इलेक्शन में जो हारने वाला कैंडिडेट है उसे 48% वोट मिलते हैं, और जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो इससे 3% ज़्यादा वोट पाता है, यानी वो 51% पाता है। अब आपसे कहा गया कि अगर जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो हारने वाले से, यानी विनिंग वाला जो है वो लूज करने वाले से 6000 वोट ज़्यादा पाता है, तो आपको अमान्य वोटों की संख्या यानी इनवैलिड वोटों की संख्या बतानी है। देखो, आप एक चीज़ बताओ, अगर 48% लूजिंग वाला पा गया, लूज करने वाला, और जीतने वाला 51%, तो टोटल वोट कितना, 8 1 9 5 4 9, यानी 99% वोट तो वैलिड हो गए। यानी इनवैलिड कितना हुआ, 1%। अब आपको पता है दूसरे केस में कि सर जो जीतने वाला है वो हारने वाले से 3% ज़्यादा पाता है, और 3% वोटों की संख्या 6000 दी गई, यानी 1% बराबर हो जाएगा 2000। तो आपसे यही पूछा गया था, अमान्य वोटों की संख्या यानी 1% पूछा गया था, तो 2000 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया कि किसी टंकी को जो 3/4 हिस्से भरी हुई है, एक टंकी है आपकी, मान लो इस प्रकार से ये टंकी है, ये 3/4 हिस्से भरी हुई है, ये इतनी भरी हुई है। अब कहा जाता है इसमें से 32 लीटर निकाल लिया जाता है। ये 3/4 हिस्से भरी है, इसमें से 32 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। तो अब टंकी कितनी भरी है, अब टंकी आपकी कुछ इतनी भरी है जिसको कहेंगे कि 1/2 हिस्सा भरी है। ठीक है, तो आपको बताना है टंकी की धारिता कितनी है। देखो, अगर हम माने कि सर टंकी हमारी 4x लीटर की थी, तो उसमें पानी कितना भरा हुआ था, 4x का 3/4 यानी 3x पानी भरा हुआ था। इसमें से 32 लीटर निकाल लेते हैं, यानी 32 लीटर निकल गया, तो हमारी टंकी अब आधी भरी है, यानी 4x की आधी यानी 2x भरी हुई है, यानी 3x - 32 बराबर 2x, यानी x बराबर हो गया 32। x बराबर 32 हो गया, तो आपने टंकी की धारिता को माना था 4x, यानी 4 गुणे x यानी 4 गुणे 32, तो इसमें कुल पानी कितना आएगा, 128। समझ आया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना? देखो, कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात जो दिया गया वो 19:17 है। जो इनका रेशियो है वो 19:17 है। कहा गया इनका HCF जो है वो 11 है, HCF 11 है। तो आपसे पूछा गया कि LCM क्या होगा। ध्यान देना है कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो दिया गया हो और वो को प्राइम नंबर हो, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और उनका HCF दिया गया हो, तो उनका LCM कितना हो जाता है, HCF 11 गुणे उनके अनुपात का गुणनफल, यानी 11 गुणे 19 गुणे 17। ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 गुणे 17 187, और इसको 19 से गुणा करना है, यानी 20 से गुणा करके 187 घटा देंगे, यानी आपका हो जाएगा 374। हाँ, और माइनस 374 0 - 187 घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे,
5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से 1 घटेगा 5 आ जाएगा, यानी 3553 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो, कहा गया कि 2 पोल हैं, 2 बिजली के खंभे हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमें नहीं पता। कहा गया एक की ऊंचाई 20 मीटर है और दूसरे की ऊंचाई 16 मीटर है। कहा गया इनके जो सिरे हैं उनको तार से बांधा जाता है और जो तार से बांधते हैं वो तार 30 अंश के कोण पे झुका हुआ है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि इनके बीच की दूरी बताओ। अब देखो, अगर ये 16 है, पूरा 20 है, तो ये 4 हो जाएगा। अगर ये 4 है, ये कोण 30 अंश है, यानी ये हो जाएगा 4√3। यही दूरी आपसे पूछी गई थी, क्योंकि अगर ये 4√3 है तो ये भी 4√3 होगी। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अच्छा, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाएं। उधर मैंने एक पोल करवाया है जिसमें हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर की बात करी है। अगर आपका पेपर हो गया है तो आप जाके उधर वोट करेंगे और ये बताएंगे कि आप कितना, 2 वहाँ पे पोल मिलेंगे। एक होगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और दूसरा होगा कि आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना स्कोर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पोल में आपको भागीदार बनना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी, आप जाके जुड़ जाएं और उधर वोट कर दें, ताकि हम फाइनल एनालिसिस जब करें तो आप CBT2 की, मतलब जैसे सारे शिफ्ट का प्री हो जाए तो हम एनालिसिस कर देंगे, जिससे हम ये श्योर हो जाएंगे कि हमें करनी चाहिए और हमें नहीं करनी चाहिए। और जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ उनके लिए भी वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिएगा। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पिछली शिफ्ट की तुलना में क्या सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है, क्या कितने क्वेश्चन कर दे तो हम माने कि CBT1 क्लियर कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहा गया कि 3 ईयर्स के लिए जो SI है वो 10,968 है, 10,968 है। ठीक है, और कहा गया 2 ईयर के लिए, सॉरी यहाँ पे 2 ईयर 3 ईयर नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3rd ईयर के लिए इतना है और 2nd ईयर के लिए कितना है, 9268 है। तो आपसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप एक चीज़ बताइए, अगर दूसरे साल के लिए 9268 मिलता है, तीसरे साल के लिए इतना ज़्यादा क्यों मिलता है? आप कहेंगे क्योंकि इस पे भी ब्याज मिला होगा। यानी हम कह सकते हैं दूसरे साल का ब्याज इंटू 1 + R/100 बराबर तीसरे साल का ब्याज, यानी 10,968। 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2317 आ जाएगा। इधर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 चौको 3742 हो जाएगा। यानी कि ये आपका हो गया 2317, इधर चला जाएगा, यानी आपका हो गया 1 + R/100 = 1 को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 425 बटे 2317। ठीक है, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 425 के बाद डुअल 0 बटे 2317, यही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा होगा तो अब डाटा कुछ अलग हो सकता है, मतलब वहाँ पे कुछ अलग दिया गया हो। 3rd ईयर के लिए अगर CI इतना है, 2nd ईयर के लिए इतना है, तो आप कहेंगे 2nd ईयर के CI में अगर 1 + R/100 से गुणा कर दें तो तीसरे साल का CI आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही लगना है, अब डाटा कुछ भी दिया गया हो। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो आपको मेथड पता होनी चाहिए, बाकी डाटा मैटर नहीं करता। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था वेन डायग्राम से। ये कुछ आपको 3 चीज़ें दी गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब मान लो इसमें संख्या दी गई 12, इसमें संख्या दी गई 15, इसमें संख्या दी गई 17, यहाँ पे दी गई 4, यहाँ पे दी गई 3, यहाँ पे दी गई 5 और यहाँ पे दी गई 6। अब आपसे कुल संख्या अगर पूछी जा रही है कि कुल संख्या कितनी होगी, मान लो ये हो ए विषय लेने वालों की संख्या, ये हो B विषय लेने वालों की संख्या, ये हो C विषय लेने वालों की संख्या। अब अगर आपसे पूछा जाता है कुल संख्या ABC में कितनी है, तो आपको सबको जोड़ देना है। 12 4 15 3 17 5 6 सबको, यानी 5 6 11 4 15 15 30 3 33 17 50 और 12 62 हो जाएगी। सारी संख्याओं को जोड़ देना है। आपको ये नहीं देखना यहाँ पे 4 है कि यहाँ पे 4 है, बस सारी जितनी संख्या लिखी है उनको जोड़ देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, कहा गया कि आउटर रेडियस किसी अर्धगोले के लिए 4 सेंटीमीटर, यानी बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और जो इंटरनल रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। इंटरनल रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होगा। देखो, अर्धगोले का अगर हम बात करें, ये देखो अर्धगोला मैं बना रहा हूँ, सही से गोला ही नहीं बन रहा है। हाँ, ये बन गया, ये आपका ये वाला हो गया हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो गया। अब आपका ये बनेगा अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला ये बन गया। अब देखो, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये वाला सरफेस एरिया होता है 2πR²। टोटल की नहीं, पहले हम बाहर वाले की बात करें। अंदर वाले की बात करें तो 2πr² हो जाएगा। और अगर हम इस चक्री का, ये जो आपको रिंग मिल रही है, इसका एरिया निकालने जाएं तो π × R² में से πr² निकाल देंगे तो ये वाला एरिया आपका आ जाएगा।
यानी अगर हम इस पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछें तो ये हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब आपसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और ये जोड़ देंगे। यानी अगर पाई कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यानी प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए यानी 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर 16 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 1, 3 गुणे 16 कितना हो गया 48 और 1 49 यानी 49 गुणे पाई यानी 49 गुणे 22/7, 7 से 49 कटेगा 7, 22 सत्ते 154। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अर्धगोले के लिए टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है। यहाँ पे मैंने फार्मूला बना के लिख दिया, ये देखो ये है 3 पाई बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस पाई इंटू इंटरनल रेडियस का स्क्वायर। और ये कैसे आता है ये भी मास्टर आपको नहीं बताते, यहाँ पे सीख भी गए हम कि कैसे आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिएगा। 9 में क्या कहा गया, एक मिनट, ये देखिएगा, कहा गया कि अच्छा बोट की स्पीड वाला एक मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन और आया बोट की स्पीड वाला। भी ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमारे पास नहीं है। कहा गया बोट की स्पीड दी गई आपको कुछ u, ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड कुछ दी गई v, ठीक है। कहा गया टोटल टाइम लगा 10 मिनट। ये शायद सेकंड शिफ्ट का है लेकिन हमारे पास डाटा नहीं है। और डिस्टेंस पूछा गया तो वही जो पहले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट लगाया वही इधर भी लगेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम स्पीड अगर पूछा जाए तो होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, अगर डाउन स्ट्रीम पूछा जाए तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये आपका रिजल्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया कि 2x² प्लस pxy माइनस 1 ऐसा कुछ दिया गया। pxy नहीं है, px है और माइनस ये मान लो y का स्क्वायर दिया गया। ठीक है, 2x² प्लस px माइनस y², इसका एक रूट जो दिया गया वो कितना है, एक रूट है -5। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी थी कुछ ऐसे करके p इंटू x² प्लस y की, इस तरह से कुछ वैल्यू निकालनी थी। अब देखो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, वैसे ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, इसमें क्या कहा गया कि -5 इसका एक रूट है तो -5 यहाँ रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 25 दूना 50 माइनस 5p माइनस y² इज इक्वल टू 0, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं y² बराबर 50 माइनस 5p। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि x की वैल्यू -5 है तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे तो p इंटू x² यानी 25 और प्लस y² की वैल्यू हमें पता है 50 माइनस 5p। तो अगर हम y की वैल्यू बात करेंगे तो 50 माइनस 5p वर्गमूल में हो जाएगा। अब यहाँ पे p कैसे निकलेगा, उसके लिए कोई इक्वेशन दिया गया होगा तो आपका ये निकल जाता, अदरवाइज नहीं निकलेगा। समझ आ गया ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, देखिएगा, कहा गया कि 3:36 समानुपात समथिंग दिया गया, मान लो 5 अनुपात कितना होगा यही पूछा गया। अब आपको पता है मान लो अगर यहाँ पे x होता तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, यानी 36 गुणे 5 180 बराबर 3x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 60, यही पूछा गया था। ठीक है, यहाँ हम ऐसे कैसे थे 3 का 12 गुणा 36 है तो 5 का 12 गुणा कितना हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, ये एक ट्रायंगल है जिसकी मीडियंस ड्रा की गई, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये D है, मीडियन है D, और ऐसे BE भी मीडियन है। अब आपसे ट्रायंगल का मतलब कौन से ट्रायंगल का एरिया पूछा गया, आपसे कहा गया कि अगर आपसे पूछा गया ट्रायंगल ये मान लो M पे काटती है, ट्रायंगल AME का एरिया क्या होगा। अब अगर ऐसा पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए कि देखो ऐसे ड्रा कर दे तीसरी मीडियन भी, तो ये जो 6 छोटे छोटे ट्रायंगल ये सबकी एरिया बराबर होगी। हम मान लेते हैं सबकी एरिया 1 है, तो ट्रायंगल AME की एरिया कितनी हो जाएगी 1, और अगर ट्रायंगल ABC की एरिया पूछे तो 6 हो जाएगी। अब अगर अनुपात पूछा गया होगा तभी बता सकते हैं, अदरवाइज कोई ना कोई डाटा देना पड़ेगा। तो ट्रायंगल AME की एरिया अगर अपॉन ट्रायंगल ABC की एरिया पूछेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जा रहा है ट्रायंगल, अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, देखो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया होगा पूरे ट्रायंगल का 1/6 हिस्सा होगा, ये पता। ऐसे सिमिलरली इसका एरिया भी, इसका एरिया भी, इसका एरिया भी, मतलब इन सबकी एरिया जब बराबर है तो सबकी एरिया कितनी हो जाएगी 1/6 हिस्सा ऑफ टोटल ट्रायंगल। ठीक
ठीक है। तो अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बस इतना पता होना चाहिए कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक क्या होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। अच्छा, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है नहीं, रोम्बस है, सॉरी, एक रोम्बस है, रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज, जिसके लिए डायगोनल दिया गया, एक डायगोनल 16 है और इसकी साइड दी गई कितनी है, 10 है। तो आपसे कहा गया कि इसका एरिया बताओ। आपको पता होगा रोम्बस के लिए d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर होता है। यानी हम कह सकते हैं 16 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ 10 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। 16 के स्क्वायर को इधर भेज देंगे यानी d2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 इंटू 4 यानी कि d2 बराबर हो जाएगा कितना, 12, क्योंकि 12, 16 और 20 ट्रिपलेट बनाते हैं। अब आपका d2 आ गया, आपको पता है d1, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ d1 d2, क्योंकि रोम्बस के लिए एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2 होता है, यानी हाफ इंटू 12 इंटू 16 यानी कि 96 आपका एरिया हो जाएगा। अरे हाफ इंटू 12 6 और गुड़े 16 96 आपका एरिया हो जाएगा। तो आपको ये दोनों फार्मूले रोम्बस के लिए याद रखने हैं। ठीक है, ये और ये एरिया का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया कि 472 से डिविजिबल 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 472। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 472 को लिखिए और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए। ये लिख दिया हमने, डिवाइड करिए इसमें, 472 दूना ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 1 9, घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 56, ये 560 हो जाएगा, एक बार जाएगा यानी 472 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 88। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम बात करें कि इतने में 88 कम है, नहीं मतलब 88 ज़्यादा है, अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो हम कह सकते हैं कि अगर 10,000 में 472 से डिवाइड करते हैं तो 88 से एसफल आता है, यानी कि अगर 472 माइनस 88 यानी कि 4 और ये 16 में से 8 घटेगा 384 इस संख्या में और होता तो ये देखो 384 अगर इसमें और होता तो ये 21 बार न जाके 22 बार जाता, क्योंकि देखिए अगर ये संख्या को हम 384 बढ़ा के लिखें यानी 10 3 8 4, तो ये अगर 472 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल 22 आ जाएगा। और आपसे यही पूछा गया था कि भैया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिससे 472 को काटें तो पूरा कट जाए, तो आप कहेंगे कि अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में डिवाइड करते हैं तो 88 से एसफल आता है, यानी कि 88 को अगर हमें 472 बनाना है तो 384 जोड़ना पड़ेगा, यानी अगर हम संख्या में 384 जोड़ दें तो वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 472 से कटेगी, यानी हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 10,384। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, कहा गया x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 1154। तो आपसे पूछा गया x प्लस 1/x। देखो अगर आपको पता हो कि x⁴ प्लस 1/x⁴ 1154 है तो हम कह सकते हैं x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1154 प्लस 2 यानी 1156, और 1156 किसका स्क्वायर होता है 34 का, यानी ये हो गया 34। और अगर x² प्लस 1/x² 34 हो तो x प्लस 1/x बराबर हो जाता है अंडर रूट में 34 प्लस 2 यानी कि 36, यानी इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया कि अगर √5 बराबर दिया गया 2.236, तो आपसे वैल्यू पूछी गई √180 माइनस √80 की। इजी सा प्रश्न है। देखो √180 क्या हो जाएगा, देखो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हम √180 की बात करें तो 36 पंचे 180 होता है, यानी 6√5 ये हो गया, माइनस 4√5 ये हो जाएगा, 6 माइनस 4 2√5 बचा, √5 की वैल्यू 2.236 है तो 2√5 की हो जाएगी 4.472। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। समझ आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो भैया, काहे नहीं करा अभी तक। कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या को अच्छा ऐसे ना लिखो, देखो अगर कहा गया किसी वृत्त की त्रिज्या को x% से कम कर देते हैं तो हमारा जो एरिया होता है वो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आपको x की वैल्यू बतानी, ठीक है, x% से कम कर देते हैं। अब देखो अगर हम पहले एरिया की बात करें तो पहले एरिया मान लो πr² था, ठीक है, πr² था। अभी एरिया कितना हो गया πr² 2, या हम कह सकते हैं π × r² 2,
अच्छा, एक चीज़ बताओ, आर स्क्वायर जो था वो कितना हो गया है? आर स्क्वायर बाई टू। आर स्क्वायर जो था वो आर स्क्वायर बाई टू हो गया, यानी हम कह सकते हैं जो आर था, पहले त्रिज्या आर थी, अभी त्रिज्या कितनी हो गई? आर बाई रूट टू। आर बाई रूट टू। अब आर से कोई चीज़ आर बाई रूट टू हो जाती है तो कितने प्रतिशत कम होती है? आप कहेंगे अगर आर से आर बाई रूट टू हो जाती है तो प्रतिशत में कमी निकालना है, तो आप कहेंगे आर माइनस आर बाई रूट टू अपॉन आर इंटू 100, यानी हो जाएगा रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू इंटू 100, यानी कि ये हो गया 50 रूट दो इंटू रूट टू माइनस वन, यानी कि 100 माइनस 50 रूट दो प्रतिशत। अगर हम कम कर दें इस चीज़ को तो हमारा आ जाएगा जो एरिया होगा वो आधा हो जाएगा। समझ आ गया? यानी 100 माइनस 50 रूट दो प्रतिशत अगर किसी त्रिज्या को कम कर देते हैं तो हमारा एरिया पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे। अदरवाइज आप कह सकते थे कि भैया पाई इंटू, अगर x% एरिया को कम करते हैं, रेडियस को कम करते हैं, तो रेडियस पहले अगर आर रही होगी तो अभी कितनी हो जाएगी? अभी हो जाएगी आर इंटू 100 माइनस एक्स बटे 100, इतनी हो जाएगी। और इसका स्क्वायर जो दिया गया है वो दिया गया है पाई आर स्क्वायर बाई टू। आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी आप कह सकते हैं 100 माइनस एक्स बटे 100 बराबर 1 अपॉन रूट टू। या हम कह सकते हैं ये 100 इधर चला जाएगा तो 100 बटे रूट टू यानी 50 रूट दो बचेगा, यानी एक्स बराबर आ जाएगा 100 माइनस 50 रूट दो। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कहा क्या गया है कहा गया कि किसी गांव में मेल और फीमेल की जनसंख्या का अनुपात 4:5 था। अब कहा जाता है कि मेल की जनसंख्या जो है वो 80% बढ़ जाती है और फीमेल की जनसंख्या जो है वो 60% बढ़ जाती है। तो अब जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? देखो, हम मान लेते हैं पहले मेल 40 थे, फीमेल 50 थे, ठीक है। 40 में 80% बढ़ा यानी 32 बढ़ा, तो मेल अब कितने हो जाएंगे? 72। फीमेल में 60% बढ़ा यानी कि 30 बढ़ जाएगा, यानी अभी कितना हो जाएगा? 80। तो अब अगर अनुपात पूछा जाता है तो 8 9 72, 8 दाम में 80, अनुपात 9:10 हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया? हाँ, कहा गया कि किसी स्क्वायर के लिए डायगोनल जो है वो √200 है। किसी स्क्वायर के लिए डायगोनल √200 है, ठीक है। और कहा गया कि एक रेक्टेंगल है जिसकी एरिया इसकी स्क्वायर के एरिया के बराबर है, उसकी रेक्टेंगल के लिए कहा गया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है, ठीक है। यानी अगर हम लंबाई को 5x माने, चौड़ाई को x माने, तो एरिया कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर। और अगर डायगोनल स्क्वायर के लिए √200 है यानी 10 √2 है तो साइड कितना हो जाएगा? 10। अब अगर साइड 10 है तो एरिया कितना हो जाएगा? 100। यानी कि रेक्टेंगल की एरिया बराबर स्क्वायर की एरिया, यानी 5x स्क्वायर बराबर 100, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर 100, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20, यानी x बराबर हो जाएगा 2√5। अब x बराबर 2√5 है तो आपसे कुछ हो सकता है, लंबाई पूछी गई हो तो लंबाई हो जाएगी 10√5 आयत के लिए, अगर चौड़ाई पूछी गई होगी तो 2√5 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया? tan 225 की वैल्यू बताओ। अब देखो, tan 225 यानी tan हम कह सकते हैं 180 प्लस 45, ठीक है। अब देखो, ये आपका 90 होता है, ये 180, 180 प्लस 45 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। आल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी tan 180 प्लस 45 हो जाएगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव होते हैं, चौथे में कॉस सेक, पहले में आल यानी साइन कॉस, tan कॉस, tan कॉट और सेक कॉस सेक सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में केवल साइन कॉस है। समझ आ गया? यानी कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan पॉजिटिव आ जाएगा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, यानी tan 45 की वैल्यू 1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, ठीक है। कहा गया 2 साल के लिए अगर CI कितना है? 4246 है, तो SI की गणना करो। अब एक चीज़ बताओ, 2 साल में 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 10 का सक्सेसिव यानी 21%, यानी 21%, यहाँ 4242 कर लीजिएगा। अगर 21% 4242 है तो 1% कितना हो जाएगा? 202। अगर 1% 202 है तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 20%, यानी 20% कितना हो जाएगा तब? 4040 हो जाएगा। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, यानी 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देख रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, कहा गया कि कॉस थीटा बराबर -½ तो आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा -3 cos एक स्क्वायर थीटा। अब देखो,
अगर ऐसा करना है तो कुछ लोग ट्रायंगल बनाने लग जाएंगे, नहीं, आपको पता है tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, -3 टाइम्स ऑफ। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब वैल्यू रख दो तो ये आपको हो गया sec स्क्वायर थीटा -1 यानी कि 4 - 1 -3 बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा यानी 1 - 1/4, तो ये आपका हो गया 4 - 1 -3/3/4 यानी ये ऊपर चला जाएगा तो -4 + 4 कट गया यानी आंसर -1 हो गया। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, ठीक है। कहा गया कि जो 105 का 2/5 गुना है वो 48 के 3/4 से कितना अधिक है, अंतर निकालना था। 48 का 3/4 कितना हो जाएगा 36, इसका 2/5 कितना हो जाएगा 42, 42 - 36 पूछा गया था। अब ये कितना कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि एक संख्या, अच्छा डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन मैं जितना करवा रहा हूँ उतना ही पूछा जा रहा है। कहा गया 3, 5, 6 y(x) 90 से कट रहा है तो आपको y - x निकालना है। तो कोई संख्या अगर 90 से कट रही है तो आपको दो चीज़ें पता होगी, ये 9 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। अगर 10 से कट रही है तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए यानी x हो गया 0। अब अगर 9 से कटना है तो संख्या के अंकों का योग यानी 3, 5, 8, 6, 14 प्लस y, ये किससे कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए यानी 14 + y। 9 से विभाजित संख्या बताओ जो 14 से बड़ी हो यानी 18 हो जाएगी। 14 + y 18 तो y बराबर हो गया 4, y 4 हो गया तो y - x 4 - 0 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया, कहा गया 0.12 नहीं 1.2 इंटू 0.12 इंटू 0.012 इसका मान क्या होगा। आपको पता है 12 का क्यूब कितना होता है 1728 यानी 1728 हो गया। 3, 2, 5, 1, 6 अंक बाद दशमलव यानी 2 0 लगाओ, यहाँ दशमलव लगा तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया, कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 19:48 है, HCF 11 है, तो आपसे कहा गया संख्याओं का अंतर। अब देखो अगर अनुपात 19:48 है तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, अनुपात का अंतर निकालो यानी ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, और अनुपात का जो अंतर आ रहा है उसमें HCF से गुणा कर दो तो आपका अंतर हो जाएगा यानी 330 में से घटेगा तो 319 आपका आंसर हो जाएगा यानी 319 संख्याओं का अंतर होगा। ये इनका अनुपात दिया गया था, ये HCF दिया गया था, तो अंतर पूछा जाए तो आप अनुपात का अंतर निकालो फिर HCF से गुणा कर दो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि किसी एक कमरे के फर्श का जो लंबाई चौड़ाई है, लंबाई दी गई है 16 और चौड़ाई दी गई है 12, तो कहा गया इसमें कितने मतलब मैक्सिमम साइज़ की टाइल कौन सी लगाई जा सकती है। अब देखो ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, जो 12 और 16 है इसका ले लेंगे HCF, 12-16 का HCF 4, और 4 आपकी हो जाएगी वो टाइल मैक्सिमम साइज़ की स्क्वायर टाइल जिसको हम इसमें कमरे में लगा सकते हैं। अब अगर पूछा गया होता कितनी टाइल्स लग सकती हैं तो आप कहते हैं 16 × 12, ये हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल और एक टाइल का क्षेत्रफल 16 यानी 16 कट जाते हैं यानी 12 टाइल्स लगाई जा सकती थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि टाइल का एरिया कितना होगा तो 4 साइड वाली टाइल का एरिया 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते थे जो हमने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए कि कहा गया बोट की स्पीड जो है, दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। कहा गया कोई दूरी 10 मिनट में जाती है और वापस आ जाती है तो दूरी बताना है। अब देखो दूरी ए हो तो 15 3 18 से गई दूरी, अगर ए हो तो 15 - 3 12 से वापस आई और समय कितना लगा 10 मिनट यानी 1/6 घंटे। यानी आप कहेंगे अगर LCM लेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2a + 3 यानी 5a/36 बराबर 1/6, ये कटेगा 6 हो जाएगा यानी a बराबर 6/5 यानी 1.2 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि अगर n संख्याओं का जो एवरेज है वो 3n/5 है तो आपसे n की वैल्यू पूछी गई। अब देखो अगर योग कुछ दिया गया हो, मान लो देखो अगर n संख्याओं का ये नंबर ऑफ नंबर्स है, ये एवरेज है, आपको पता है योग बराबर होता है संख्याओं की संख्या इंटू इनका एवरेज यानी 3n/5, और ये बराबर आपको मान लो दिया गया है 27 न मान के मान लो 135 दिया गया है। आपको दिया गया कि जो
संख्याओं का योग है वो 135, ऐसा भी कुछ दिया गया होगा तभी ये निकलेगा। अब अगर संख्याओं का योग निकालना है तो संख्याओं की संख्या इंटू एवरेज से गुणा करा, वो बराबर 135 आ गया। 3 से ये कटा आपका कितना हो गया, 3 45 हो गया, यानी एन स्क्वायर बराबर हो गया 5 गुणे 45 यानी 225, यानी एन की वैल्यू हो गई √225 यानी 15 आ जाए। यानी आपको दिया क्या गया, संख्याओं की संख्या, आपको दिया गया एवरेज, आपको दिया गया संख्याओं का योग, आपने निकाल लिया एन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2437, रूट ए इज इक्वल टू 7, तो आपको बी की वैल्यू बतानी है। देखो आपको पता है रूट ए 7 यानी ए बराबर 49 हो गया, ए 49 हो गया तो ए का स्क्वायर यानी 49 का स्क्वायर कितना हो, 2401 होता है। हाँ 2401 होता है, यानी ये हो गया 49 का स्क्वायर, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ 2401 होता है, यानी ये हो गया 2401, बी स्क्वायर बराबर हो गया 2437 माइनस 2401, यानी ये हो गया 36, बी स्क्वायर 36 है तो बी बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया, देखो इसमें इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया। एक सर्किल दिया गया, इसकी 2 सेकेंड्स यानी छेदक रेखाएं हैं, मान लो एक पी ए बी है, एक पी सी डी है। अब आपको मान लो इसकी लंबाई दी गई 6, इसकी लंबाई दी गई 10, ए बी की लंबाई 10 दी गई, इसकी लंबाई दे दी गई मान लो 5, तो इसकी डीसी की लंबाई पूछ ली गई। ठीक है, अब या तो ऐसा क्वेश्चन रहा होगा, अभी क्वेश्चन में दोनों टाइप का जो उन्होंने भेजा है वो मैं दोनों टाइप का करवा दूंगा। देखो अगर 2 छेदक रेखाएं हैं तो आप कहते हैं बाहरी भाग पी ए इंटू पूरी लंबाई पी बी बराबर बाहरी भाग पी सी इंटू पूरी लंबाई पी डी। अब अगर हम पी ए की बात करें तो 6 इंटू पी बी पूरा 16 बराबर पी सी 5, और इंटू अगर हम डी सी को एक्स माने तो 5 प्लस एक्स। यहाँ पे कर लीजिएगा 6 ना करके 5 कर लीजिए, 5 ना करिएगा, 5 ही कर लीजिए। 5 कर लेंगे तो ये 5 15 हो जाएगा, तब कट जाएगा। ठीक है, 5 ना करिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रखिए थोड़ा इसको। 6 इंटू 16, इसको करिए 6, इसको करिए 10, बस ऐसा कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा पी ए की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 इंटू 16 बराबर 5 इंटू 5 प्लस एक्स, यानी 5 से 1 कटेगा 2, यानी कि 32 बराबर हो जाएगा 5 प्लस एक्स, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 27। ठीक है, अब आप हमारे पास एग्जैक्ट डाटा था नहीं तो मैंने एक ऐसी वैल्यू रखी जिससे हमारा सॉल्व हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा जो इस टाइप का पूछा जा, मतलब या तो ये पूछा गया था या तो ये पूछा गया था कि ये आपको जो दिया गया, मान लो कि आपका ऐसा कुछ दिया गया, ये मान लो दिया गया P दिया गया, A दिया गया, B दिया गया, ये 2 स्पर्श रेखाएं टेंजेंट्स हैं। आपको इसकी त्रिज्या दे दी गई 6 मान लो दे दी गई, इससे इसके सेंटर के बीच की दूरी मान लो दे दी गई 10। तो आपसे पूछा गया कि स्पर्श रेखा की लंबाई। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी ये राइट एंगल हो गया, ये 6 है ये 10 है तो ये 8 हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई सा एक पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया, एक मिनट, हाँ कहा गया कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, और इनका योग 72 है, इनका योग 72 है। तो आपसे कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो 4 3 7 2 9, 9 बराबर 72 यानी 1 बराबर 8, तो 4 बराबर सबसे बड़ी संख्या 4, 4 बराबर हो जाएगी 32। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया कि 400 रुपये पे हैं, एक मिनट, एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ कोई सा, अच्छा चलो वो भी कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, कहा गया 400 रुपये पे 3% की दर से 3 माह का ब्याज, 3 माह का ब्याज। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि 2 माह का ब्याज क्या होगा। अब ऐसा प्रश्न इन्होंने भेजा, वैसे मतलब समझिएगा। कहा गया कि 4 मतलब किसी राशि पे, प्रश्न को जो सही लैंग्वेज होगी वो ऐसी होगी कि किसी राशि पे 3 माह में 3% ब्याज के रूप में 400 रुपये मिलते हैं, तो 2 माह में उसी राशि पे कितना ब्याज मिलेगा सेम दर से। देखो 3 माह में अगर 3% ब्याज मिलता है यानी 1 माह का ब्याज दर कितना है, 1 माह की ब्याज दर कितनी है, 1 माह की ब्याज दर है आपकी 1%। अब अगर 1 माह की ब्याज दर 1% है तो 2 माह की 2% हो जाएगी। अब 2 माह की 2%, यानी आपसे कहा गया कि 3% अगर किसी चीज़ का 400 है तो 2% कितना हो जाएगा 800/3 रुपये।
ठीक है। तो प्रश्न की लैंग्वेज अगर ऐसी रही होगी कि किसी राशि पे 3%, वो 3 माह में 3% ब्याज मिलता है और वो 400 रुपये के बराबर है, तो उसी राशि पे उसी दर से 2 माह का साधारण ब्याज बताओ, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो डाटा आपने भेजा। क्वेश्चन नंबर 35, इसी का एक क्वेश्चन था, शायद पहली शिफ्ट में था, मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। कहा गया 3 के पावर 71 प्लस 3 के पावर 72 प्लस 3 के पावर 73 प्लस 3 के पावर 74 प्लस 3 के पावर 75, ये कहा गया कि किससे कटेगा। अब देखो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 71, तो कॉमन ले लो, 3 के पावर 71 कॉमन लोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 27 और यहाँ पे बचेगा 81। 81 9 90, 90 4 94 और 7 101 और 20 131, यानी ये सबसे बड़ी संख्या से कटेगी, जो मतलब सबसे बड़ी संख्या। अब ऑप्शन में आपको मान लो दिया जाए 111, 121, 131, 141, तो आप कह सकते हैं 131 से ये कटेगी। 1 7 8 9 17 3 20 1 21, 8 2 10 2 12, ये हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लो, 1 7 8 9 10 3 13, 1 7 8 9 17 3 20 1 21, 8 2 10 2 12, हाँ ठीक है, आप सही चल रहे हैं। 90 117 121। अब आपसे पूछा जाता है किससे कटेगी, तो आप कह सकते थे कि 121 से कटेगी। 11 से भी कटती क्योंकि 121 से कट रही थी। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए थे और देख ले रहा हूँ एक भी प्रश्न छोटे ना। और अभी मैं आपको एक मतलब कल के सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस मिल पाए हैं और अभी तक के जितने शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारों का एक कलेक्शन बनाऊंगा, जिसमें मैं करवाऊंगा 30 क्वेश्चन। तो जितनी जल्दी इस वीडियो को, अच्छा एक प्रश्न और कर लेते हैं इसी शिफ्ट का है। कहा गया कि लगातार 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी क्वेश्चन नंबर 35 या 36 होगा, अगर लगातार 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किससे कटेगा। अब आप देखो लगातार 2 संख्याएं अगर हैं तो एक संख्या होगी n, एक संख्या होगी n-1। ठीक है, अब n इंटू n-1 आप कहेंगे n स्क्वायर माइनस n के फॉर्म की संख्या बनेगी। और अगर मैं बात करूं कि n स्क्वायर माइनस n के फॉर्म की संख्या किससे कटती है, तो आप देखो n की कुछ भी वैल्यू रखो, n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर रखो, तो ये हमेशा किससे कटेगी, ये हमेशा कटने वाली है आपकी, किससे कटेगी, 2 से कटेगी। ठीक है, यानी कि अगर हमारी पहली संख्या, ऐसे देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। देखो पहली संख्या अगर हम n माने तो दूसरी संख्या n+1 हो जाएगी। अब ये हमारी संख्या बनेगी n स्क्वायर प्लस n। अब यानी कि कुछ भी नेचुरल वैल्यू रखो, ये ऑलवेज ऐसी वैल्यू आएगी जो हमेशा 2 से कट रही होगी। कैसे, आप n बराबर 1 रख के देखो तो 1 इंटू 2 ये भी 2 से कट रही है, n बराबर 2 रखो 2 इंटू 3 ये भी कट रही है, n बराबर 3 रखोगे 3 इंटू 4 ये भी 2 से कट रही है, यानी कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये ऑलवेज 2 से कटेगी। समझ आ गया। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था कि मैं अभी जो आपकी कल वाली सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे और लगभग 20 क्वेश्चन और जो अच्छी शिफ्ट, अच्छे मतलब सारी शिफ्ट में अच्छे प्रश्न पूछे गए उनका एक कलेक्शन आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए वेट करिए। और हाँ, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो पे हमने टारगेट किया है मिनिमम 1 घंटे के अंदर आपको 100 लाइक पहुंचाने, जितने लोग देखेंगे सभी को लाइक करना है। बाय बाय, टेक केयर। और बहुत सारी प्लेलिस्ट इधर दिख रही होंगी, NTPC का एनालिसिस रियल क्वेश्चंस के, आप देख के जरूर जाएं, उससे आपका बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। बाय बाय।